तो जी, सो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, हमने पिछले सेशन में बेसिक समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में डायरेक्ट मेथड अपन ने देखा था कि उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली कैश रिसीट्स माइनस कैश एक्सपेंसेस कर देते हैं। फिर हमने देखा था इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो, इनडायरेक्ट मेथड में अपन ने जितना समझना है ना, ये देखना है। इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है, अगर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं, और इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बेचारे कच्चा खा जाते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है। अपन स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से। सॉरी, स्टार्ट करते हैं अपन यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, और इसको अपन लेके जाके खत्म करते हैं यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से। आप चाहो तो आप इसको कहीं नोट भी करके रख सकते हो, हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, अब इसके बीच में ना आपको देने पड़ते हैं तीन एडजस्टमेंट्स। तीन एडजस्टमेंट अपन देंगे तब अपना ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो तीन एडजस्टमेंट कौन से, वो समझ लेते हैं। तो एक तो अपने को देना पड़ता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस, है ना। मतलब मैं अगर इसको लिखता हूं हिंदी में, तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करो। समझना है। दूसरा, ठीक है, कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो ऑफ अदर एक्टिविटीज। अपन ने कल समझा था ना, कोई दूसरी एक्टिविटी, अब से इंटरेस्ट की इनकम आ गई, समझना। और वो इंटरेस्ट की इनकम इसके अंदर होगी। ये प्रॉफिट के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट की इनकम पे भी तो टैक्स दोगे ना। तो ये तो जो इनकम है, दिस इज जस्ट बिफोर यू पे द टैक्स, तो उसमें इंटरेस्ट की इनकम भी कैलकुलेट होगी। बट इंटरेस्ट से जो इनकम आई है, वो तो इसलिए आई क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग करी थी, ना कि आपका कोर बिजनेस ऑपरेशन है। समझ रहे हो, आपका काम तो टायर बनाने का है। मैंने कुछ पढ़ा था, पैसा एफडी कर दी 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए भी एफडी होती, क्यों नहीं होती? 300 करोड़ रुपए पड़ा, 10 दिन की एफडी नहीं करेगा? क्यों नहीं करूंगा? समझ रहे हो ना? प्लीज अंडरस्टैंड। थर्ड क्या होता है इसमें, पता है? एक हो गया आपका नॉन कैश एक्सपेंस, एक हो गया आपका दूसरी एक्टिविटीज के ऐसे आइटम जो इसमें इंक्लूडेड, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो आज का डिस्कशन बनेगा, वो बनेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब जरा 1 मिनट में चाहता हूं कि आप यहां अटेंशन पे करो, और अटेंशन पे करके आप ये चीज समझो कि चेंज इन, इसको चेंज बोलते हैं वैसे, ना जो ट्राइंगल बनता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्लियर कट इम्पैक्ट ऑन, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्लियर कट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लोस। कैश फ्लोस पे क्या इम्पैक्ट है, समझिए। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है। तो वर्किंग कैपिटल, अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाता हूं, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में क्या क्या चीजें आती है मोटे माटे लेवल पे? ठीक है, तो एक तो आते हैं मेरे डेटर्स, डेटर्स या रिसीवेबल्स। ठीक है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आपकी आती है इन्वेंट्री। एंड नंबर थ्री, डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, और या एंड आपका करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका मेन आता है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, क्लियर है जी? अब जरा देखना है, इन तीनों का इंपैक्ट ही अपने को समझना है। रिसीवेबल का इंपैक्ट, पेबल का इंपैक्ट, और इन्वेंट्री का इंपैक्ट। ये होता क्या है वो थोड़ा सा एक बार बता देता हूं आपको पहले। सो दिस इज माल उधार पर बेचा, है ना। आपने माल उधार पे बेचा तो रिसीवेबल है। ये जो है ये है स्टॉक इन बिजनेस, और ये जो है जो मार्केट में उधार चुकाना है,
जो मुझे मार्केट में उधार चुकाना है, ये मेरा वो उधार है, ट्रेड पेबल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। डेटर, डेटर पे आओ जरा 2 मिनट, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूं आप समझो। डेटर का क्या मतलब है? डेटर का ये मतलब है कि सेल्स करी उधार पर। तो अगर मेरे से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर मेरे जो डेटर थे वो 100 करोड़ थे, ठीक है। तो इस साल क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं। एक होगा इंक्रीज्ड, डेटर इंक्रीज हुए, और एक होगा डेटर डिक्रीज, डेटर डिक्रीज हुए। डेटर इंक्रीज अगर होगा, ठीक है, डेटर जब इंक्रीज होगा तो से फॉर एग्जांपल मान लो 100 से 150 करोड़ हो गए, ठीक है। तो टोटल चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ आपका 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 करोड़। ये 50 करोड़ रुपए का माल क्या मैंने इस साल उधार पे बेचा है क्या? ये 50 करोड़ का माल, ये 50 करोड़ रुपए का माल मैंने बेच दिया, मेरे पास से माल चला गया, क्या मेरे पास पैसा आया? मेरे पास पैसा नहीं आया। समझ रहे हो आप? मेरे पास तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये मेरे पास पैसा आ जाता तो क्या ये पैसा टेबल पे रखा होता? मैंने उधार पे माल बेचा, इसीलिए पैसा नहीं आया। समझ रहे हो? अब यहां पर ये लाइन ध्यान से समझना। क्या टेक्निकली 2 मिनट समझ के सोच के प्रोसेस करना इस सेंटेंस को, क्या टेक्निकली पैसे का ना आना भी जाना ही होता है? भाई अगर मैं ये माल 150 करोड़ के पूरे 150 करोड़ का माल, ठीक है, जो 50 करोड़ मैंने इस साल जो भी सेल्स करी है उसमें मैंने 50 करोड़ का माल उधार पे बेच दिया। सर आपको ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पिछले साल मेरे को, मैंने टोटल कितना माल उधार पे बेचा हुआ था 31 मार्च तक? 100 करोड़, जो मेरे को लेना था, है ना। और इस साल कितना है? 150 150 करोड़। तो टोटल उधारी मेरी कितनी बढ़ गई, जो मैंने बेची उधारी, बिकवाली वाली उधारी कितनी बढ़ गई जो मेरे को वसूलनी है? वसूली भाई 50 करोड़। अगर ये जो एक्स्ट्रा बचे हुए 50 करोड़ हैं इस साल जो बड़े हैं, अगर ये नहीं बढ़ते, ये कैसे नहीं बढ़ते? जब आप, ये नहीं बढ़ते जब आप अपनी कैश में ले लेते। अगर वो कैश में ले लेते तो कैश यहां होता। आज ये कैश नहीं, आपने उधार दिया, तो क्या अब आपकी जेब का कैश धंधे में लगेगा? कैश ब्लॉक हो गया है ना, 50 करोड़ ब्लॉक्ड। और मान लीजिए डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होके कितनी हो गई यहां पर, से फॉर एग्जांपल डिक्रीज होके हो गई 80 करोड़। तो चेंज कितना आएगा इसमें? चेंज आएगा 80 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -20 करोड़। मुझे पहले लोगों से 100 करोड़ की उधारी लेनी थी, अब मुझे सिर्फ 80 करोड़ की लेनी है। तो इसका मतलब 20 करोड़ रुपए क्या आ गए क्या? दिस वुड बी कैश रिलीज्ड। और कैश इनफ्लो, बोलने का बहुत सिंपल सा मतलब है बाबू, कि अगर रिसीवेबल, इसको मैं डेटर बोलता हूं, अगर डेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसको अपन कैश का आउटफ्लो मानते हैं। और वहीं पर ही अगर डेटर कम हो रहा है तो इसको अपन कैश का इनफ्लो मानते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? सेम लॉजिक लगेगा, सोचो जरा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब कच्चा माल, पक्का माल, फिनिश गुड जो आपके पास बचा हुआ है। पिछले साल तक ये फिनिश गुड आपके पास 100 करोड़ रुपए का था। 31 मार्च के दिन आपके पास 100 करोड़ रुपए की ऐसी पानी की बोतलें थी, ठीक है, जो एज एन इन्वेंट्री रखी हुई थी। अब इस साल में, न्यू ईयर में, ये हो गई 120 करोड़। तो जो 20 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है, समझना, ये जो 20 करोड़ का इंक्रीमेंट आया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये 20 करोड़ के इंक्रीमेंट के कारण क्या मेरा कैश का आउटफ्लो बढ़ा होगा क्या? समझो ना, कैश ब्लॉक हो गया ना इन्वेंट्री के अंदर। समझ रहे हो? कैश ब्लॉक हो गया इन्वेंट्री के अंदर। सर ये इन्वेंट्री, मान लो पहले मेरे पास 100 करोड़ का माल रखा था, मेरे पास सिर्फ 80 करोड़ का ही माल रखा है, तो क्या इन्वेंट्री मेरी 20 करोड़ से कम हो गई? 20 करोड़ से कम हो गई। तो क्या ये आपका कैश का
इनफ्लो हो गया क्या? क्योंकि आपकी 20 करोड़ की इन्वेंट्री तो बिक गई ना, तो ये कैश का इनफ्लो हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? परफेक्टली क्लियर है। चलिए, सिमिलरली पेबल। पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स का मतलब होता है चुकाना है, मुझे चुकाना है। तो पहले मुझे 80 करोड़ रुपए मार्केट में चुकाना था पिछले साल तक। इस साल तक अब मेरे को 100 करोड़ मार्केट में चुकाना है, या फिर इस साल तक मेरे को 60 करोड़ मार्केट में चुकाना है। पहले जब 80 करोड़ रुपए चुकाने थे और अब 100 करोड़ चुकाने, तो क्या मैं 20 करोड़ का माल इस साल हराम का उठा के ले आया? क्या दूसरे के माल पे धंधा कर रहा हूं? क्या मैं उधार पे ले आया क्या? मैं अगर उसको पैसे दे देता तो मेरे यहां से पैसे चले जाते। पैसे क्या गए? नहीं गए। तो पैसे का ना जाना भी आना ही हुआ। अगर मैं कैश में खरीदता माल तो ये उधारी नहीं बढ़ती ना। जो मुझे उधार, जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो बॉटल बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक खरीदा, ढक्कन खरीदा, स्ट्रॉ खरीदी, ये लिखवाया, समझना प्लीज। अगर ये मैं कैश पे कर लेता तो मेरी उधार नहीं बढ़ती। उधार नहीं बढ़ती, प्लीज। उधार अगर नहीं बढ़ती तो क्या मेरा कैश चले जाता? मेरा कैश नहीं गया, तो कैश मेरे पास रह गया। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैश का ना जाना भी आ नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज 60 करोड़। आपकी उधारी पहले 80 करोड़ की थी, अब वो कम होके 60 करोड़ की हो गई। बच्चा भी बता देगा कि 20 करोड़ रुपए आपने भर दिए हैं, कैश का आउटफ्लो हुआ है। मैं इसको समराइज करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। डेटर अगर इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, अगर डेटर इंक्रीज हो गए मतलब मैंने ज्यादा माल उधार पे बेच दिया है, तो ये कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। कैश ब्लॉक हो गया मेरा यहां पर। डेटर कम हो गए मतलब मैंने पुरानी उधारी वसूल ली, तो ये मेरे कैश का इनफ्लो हो जाएगा। माई कैश हैज बीन रिलीज्ड। ठीक है। फिर इन्वेंट्री, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, समझना इधर। अगर मैं इन्वेंट्री बढ़ा रहा हूं, पिछले साल तक मेरे पास 500 करोड़ की इन्वेंट्री थी, इस साल बढ़ के 650 करोड़ की इन्वेंट्री हो गई, तो ये क्या होगा? दिस वुड बी योर कैश आउटफ्लो, ब्लॉक। और यहां पर क्या होगा? कैश इनफ्लो, रिलीज्ड। अगर इन्वेंट्री कम होती है तो। ट्रेड पेबल, जो मुझे चुकाना है, मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसकी, अगर ये बढ़ रहा है, यहां पर उल्टा होगा, बस ध्यान से समझना। यहां पर क्या होगा? अगर मेरी उधारी मार्केट में बढ़ रही है तो इसका मतलब मैं कैश नहीं दे रहा हूं, कैश का ना जाना भी आना ही होता है, कैश इनफ्लो। और ये होगा कैश आउटफ्लो, रिलीज्ड, ब्लॉक्ड। नाउ सिंस आप इंडिविजुअल लेवल पे समझ गए हो कि सर डेटर के बढ़ने से कैश बढ़ जाता है, इन्वेंट्री के डेटर के बढ़ने से कैश चला जाता है, इन्वेंट्री के बढ़ने से कैश चला जाता है, कैश कमती हो जाता है। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के, ट्रेड पेबल के बढ़ने से कैश बढ़ जाता है, कम होने से कैश कमती हो जाता है। तो आप मुझे एक बात सिंपल सी बता दो, अगर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी है, और ये करंट असेट जो है इसके अंदर डेटर है और इन्वेंट्री है, और इस करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है, इस करंट लाइबिलिटी के अंदर जो है ट्रेड पेएबल है, समझने की कोशिश करना एक बार। तो ये जो करंट लाइफ असेट है मेरी, ये अगर करंट असेट मेरी बढ़ जाती है तो मेरा कैश चला जाता है, मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो जाती है तो मेरा कैश चला जाता है। नेट नेट ये है कि जो वर्किंग कैपिटल है ना, ये मेरी पूंजी है बिजनेस में। तो अगर मेरी पूंजी बढ़ती है तो मेरे कैश का आउटफ्लो होता है, सिंपल सी बात है भाई। समराइज कर दो इसको। हेंस, यहां पर ना, हेंस, हेंस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज, है ना।
वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो मेरी कैश फ्लो है वो कैश फ्लो आपका कम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है तो आपका कैश फ्लो जो है वो कैश बढ़ जाएगा, कैश बेसिकली बढ़ जाएगा। नाउ अप्लाइंग दिस सिमिलर प्रिंसिपल, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये पढ़ लेना आप, आपके लिए है, ठीक है। जरा देखो यहां पर इसने क्या करा है पता है, इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करा इस जगह पर, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करा, फिर क्या करा इसने, फिर इसने करे नॉन कैश के आइटम्स एडजस्टमेंट। कौन कौन से आइटम ऐसे जो नॉन कैश के एडजस्टमेंट्स करें, ये सारे के सारे जो आइटम्स है ना, ये वाले देखो, ये आइटम जो थे, दीज आइटम्स आर नॉन कैश आइटम्स। ओके, नाउ फिनेंस कॉस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, अनरियलाइज्ड एक्सचेंज, शेयर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, नेट गेन एंड लॉस ऑन फेयर वैल्यूएशन, ये जितने भी आइटम्स हैं, ये वाले जितने भी आइटम है, तीन एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया सर, है ना, ये जितने भी आइटम है ये सारे हैं अदर एक्टिविटीज, इसीलिए इनको यहां से प्लस माइनस करा गया है। जो प्रॉफिट निकालते समय माइनस करा था उसको प्लस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और लास्ट में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को आप खुद ही देखो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को इस साल में प्लस करा है, पिछले साल में माइनस करा था, इस साल में इन्वेंट्री को प्लस करा है, पिछले साल में माइनस करा था। तो इस साल में इन्वेंट्री को मैंने ऐड इसीलिए करा है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी इन्वेंट्री गिर गई होगी, इसी कारण से मेरा कैश बढ़ा हुआ आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देखते हो तो मैंने इस साल उसको -55.34 करा है। क्या रीजन है -55.34 करने का, यही रीजन है सर कि ट्रेड रिसीवेबल मैंने 55.34 करोड़ का माल ज्यादा उधार पे बेच दिया। ये ट्रेड पेबल अगर आप देखोगे 216.57 है, इसका यही मतलब है कि मैंने पिछले साल के मुकाबले इस साल 216 करोड़ रुपए का उधार ज्यादा ले लिया। क्लियर है, क्लियर है सब लोगों को, इधर ध्यान से समझना, दिस इज चेंज इन वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने आपको रीडेबिलिटी बताई है बस इसकी, और कुछ भी नहीं बताया अभी तक, अपन ने रीडिंग करना बताया। अगर आप देखोगे क्या यहाँ पर ऐसे ही हुआ है, देखो पिछले साल 2000 करोड़ की इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री कम होके कितनी हो गई 1946 करोड़ की, तो चेंज इन इन्वेंट्री कितना है 77.23 करोड़, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल देखना जरा भैया, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 848 करोड़ का माल उधार पे दे रखा था, अब मैंने 898 का दे रखा है, तो बढ़ के हो गए मेरे 50 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए। फिर ट्रेड पेबल देखो भैया, ट्रेड पेबल कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा यहाँ पर, ये रहा ट्रेड पेबल। तो पहले ट्रेड पेबल मेरे कितने थे बॉस 165, पहले मेरी 165 की उधारी थी, अब वो उधारी बढ़ के कितनी हो गई है 184 हो गई है, तो मेरी उधारी बढ़ गई, तो 235 करोड़ का कैश और रिलीज हुआ। तो टोटल मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो आया वो -262 करोड़ आया। इसका मतलब ये है कि मेरी ओवरऑल मार्केट में जो मेरे बिजनेस में पूंजी लगी है वो 262 करोड़ रुपए से कम हुई है। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, आपको अब एक चीज ये नोट करनी है, जैसे मैंने आपको ये बताया, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, अगर आपने ध्यान से अटेंशन पे किया हो तो, कि इट इज ऑल अबाउट नेट इनकम से, नेट इनकम से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तक जाने की जर्नी। इट इज नथिंग बट नेट इनकम से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तक जाने की जर्नी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अपने को ये देखना है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना ये वाला, इसको बोला जाता है एबिटडा, है ना, मैंने बताया भी आपको ये। आप जरा देखो, मार्च 2024 में कंपनी का एबिटडा था 231 करोड़, 231 करोड़ इन मार्च 24, ठीक है। फिर
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है CFO कंपनी का कितना आ रहा है 227 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने 231 करोड़ से 227 करोड़ पहुंचने के बीच में कितने का एडजस्टमेंट करा है? कुछ 4 रुपए का एडजस्टमेंट करा है, 4 करोड़ का एडजस्टमेंट करा है। इसका मतलब क्या एक्चुअली में ये चीज समझ में आ रही? नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर वेरी लेस, द क्वांटम ऑफ एडजस्टमेंट इज वेरी लेस। प्लीज कंपनी जो है ना, प्लीज का समझिए, कंपनी अपनी प्रॉफिट को ज्यादा अच्छे से ज्यादा एफिशिएंट मैनर में कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। क्लियर है? ध्यान से समझना। यहां पर मजडॉक शिपयार्ड के अंदर देखो 2024 में कंपनी ने कितना रिपोर्ट करा है? एबिटा 1416। और कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना रिपोर्ट करा है? 1516। ठीक है। इसके पहले वाले साल में देखो यहां पर कंपनी ने एबिटा रिपोर्ट करा है 801, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है नेगेटिव 163। यहां पर 441, इधर है नेगेटिव 68। यहां पर 226, इधर है नेगेटिव 96। क्लियर है सब लोगों को? पूरी तरीके से क्लियर है। यहां पर हमें यह फैक्टर ढूंढना है कि कंपनी के जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैं और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है। सबसे पहले तो गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा गैप है कंपनी ने उतने ज्यादा एडजस्टमेंट्स मारे बीच में, है ना? तो मतलब ये ना जबरदस्ती प्रॉफिट बढ़ा के रखा था, एक्चुअल में गल्ले में कैश कम आया। लेकिन यहां पर क्या ऐसा हो रखा है? नहीं, यहां पर एक्चुअल में 231 करोड़ कमाया किताब में दिख रहा है, और गल्ला खोल के देखा तो 227 करोड़ निकले। हाँ चल जाएगा, 3-4 करोड़ रुपए डिप्रिसिएशन वगैरह में लगे होंगे। बट यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस। मैंने 441 करोड़ का अगर बिजनेस किया है और आप बोल रहे हो कि 68 करोड़ ही कैश आया गल्ले में, तो बाकी पैसा किधर गया ब्रो? समझ? द आइडिया इज ऐसे जो बिजनेसेस हैं जो कंसिस्टेंट, अच्छा, और ये चीज अगर पिछले 10 सालों में कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रही है कि आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, एंड डिस्पाइट योर सेल्स बीइंग और योर ऑपरेटिंग अर्निंग्स बीइंग कंसिस्टेंट, need to understand one thing: the management, the company is not able to convert the earnings into cash flow efficiently. ठीक है? नाउ तो हमें, अगर कंपनी नहीं कर पा रही है या कंपनी में बहुत गैप है, तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या एक असाइनमेंट लेके जाओगे? बहुत टाइम के बाद असाइनमेंट दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग जाइए और मार्च 2022 के कैश फ्लो स्टेटमेंट को ओपन करके देखिए कि ये 441 करोड़ रुपीस से 68 करोड़ कैसे आया। 441 का फिगर तो वहां दिखेगा नहीं, वहां आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 749 का फिगर दिखेगा। तो 749 से 68 करोड़, मतलब क्या बड़े एडजस्टमेंट्स करें? मेरे को 3 कैटेगरी में टोटल अमाउंट करके बता देना कि सर, ऐसा बता देना कि सर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस या प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, माइनस अदर एक्टिविटीज माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CFO 68। ऐसा रिकंसिलिएशन करके बताइएगा प्लीज। आप प्लीज इसको कमेंट में जरूर डालना। अगर आप ये करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे लिए कर दो। ठीक है, तो मुझे ना रीजन जानना बहुत जरूरी है कि जो गैप है, गैप का रीजन क्या है, कहां पर ये गैप अराइज हो रहा है ना? और वो कैसे समझोगे? घुस के उसके अंदर। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में समझिए इधर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्कुल प्लेन है, इसमें दो मेथड नहीं होती, डायरेक्ट मेथड होती है। सबसे पहले भैया एक काम करो, देखो क्या करना है अपने को। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनेगा? अपन ने कोई फाइनेंशियल एसेट परचेज कर दी, मतलब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करा। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट मेड। इन्वेस्टमेंट मेड, तो इन्वेस्टमेंट मेड तो नेगेटिव होगी ना। ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फैक्ट्री, लैंड ना, परचेज्ड। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। एंड यहां पर सेल, इसको बोलेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव। और लिक्विडेशन ऑफ असेट मतलब सेल ऑफ असेट, नेगेटिव।
ये चार चीजें अगर आप ढंग से जोड़ लोगे तो ये करके जो आपका अमाउंट आता है दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे अगर मैं आपको IHCL का करके बताता हूँ, इंडियन होटल्स कंपनीज लिमिटेड, तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, बिल्कुल सेम वही है। सेल परचेज होगा, देखो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल, तो जो पेमेंट ऑफ परचेज करा 636 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ 3 करोड़ रुपए का कुछ माल बिका है थोड़ा मोड़ा। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, 2522 करोड़ के इन्वेस्टमेंट परचेज करें कंपनी ने। पुराने इन्वेस्टमेंट क्या रिडम्शन हुए तो वो रिडीम करें, वो इवेंट है। ऐसा करते करते क्या कंपनी ने नेट इन्वेस्टमेंट करा है क्या 1210 करोड़ का, नेट इन्वेस्टमेंट करा है क्या 1210 करोड़ का। अब यहां पर है ना मेरे लिए कंसेप्ट और समझना जरूरी है, क्योंकि केपेक्स की बात हो रही है, ठीक है। और केपेक्स जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए। तो यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं विच इज कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी सिर्फ इसको आप एक नाम मात्र के लिए समझ लो, बट फ्यूचर में जब आप भी वैल्यूएशन परफॉर्म करते हो तो ये आपका सेंट्रल कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। यही कंसेप्ट होगा जिसके अराउंड वैल्यूएशन की परफॉर्मेंस करी जाएगी। नाउ फ्री कैश फ्लो क्या है? फ्री कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब है मेरे बिजनेस ने कितना कैश जनरेट करा इस साल। तो सर ये तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस, माइनस, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे बिजनेस ने कितना कैश जनरेट करा इस साल, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस केपेक्स, मैंने कितना केपेक्स करा है, रादर नेट केपेक्स। क्योंकि ये जो नेट कैपेक्स है क्या ये नेसेसरी है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कि बिजनेस की फ्यूचर में ग्रोथ आए इसके लिए नेसेसरी है, ठीक है। नाउ CFO माइनस नेट कैपेक्स, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये दोनों मिलके बनते हैं FCFF। आई होप ये आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ ना पाओ या आपको समझ में ना आए, यहां पर बिल्कुल वही लिखा है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द कैश कंपनी जनरेट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन सिंपलर टर्म्स द मनी लेफ्ट ओवर विद द बिजनेस आफ्टर रनिंग द बिजनेस एंड री इन्वेस्टिंग इनटू इट, कि मैंने बिजनेस चला भी लिया और री इन्वेस्ट भी कर लिया। FCF का यूज कहां पर होता है? आपके पेमेंट को, आपके डेट को कम करने में FCF का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप डिविडेंड के पेमेंट में FCF का यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उसको गुल्लक में डाल के रख सकते हो फ्यूचर के खर्चों के लिए, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखिए इधर, यहां से कैसे निकालूंगा मैं FCFF? ये स्क्रीनर पे क्या आपको दिख रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस? ये स्क्रीनर से लिया गया है। किसका लिया है मैंने? ल्यूपिन इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन है ना फार्मास्यूटिकल। इधर ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 2024 में कितना आ रहा है? मार्च 2024 में आ रहा है 3648। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को जब मैंने अनकोलैप्स करा तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज कितना है? 929। और फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड कितना है? 12। तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए था? इसको नेट फिक्स्ड एसेट्स परचेज लिखना चाहिए था, है ना, प्लस 12। तो ये कितना होगा? कुछ इसमें आप समझ लो 12 और, हाँ 12 और बढ़ जाएगा ना, 4589, ऐसा कुछ जाएगा। दिस वुड बी द फ्री कैश फ्लो, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि अलग अलग बिजनेसेस में क्या अलग अलग कैश फ्लो की नीड होती है क्या, ठीक है। जैसे अगर आप EPL का एग्जांपल देखते हो तो EPL 60% अपने CFO का केपेक्स में लगा रहा है। देखिए आप, EPL कितना पैसा कमा रहा है? 586 करोड़ कमा रहा है, और केपेक्स कितने का कर रहा है? 375 करोड़ का कर रहा है। 60% अप्रोक्सीमेटली। पिछले साल भी देखो आप, हर साल। कारण क्या है? इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिक्वायर टू फंड इट्स ऑपरेशंस टू एक्सपैंड द कैपेसिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। बट इसको देखिए जरा, इन्फोसिस कमा रहा है 25, लगा रहा है 22, कमा रहा है 22, लगा रहा है 2500, कमा रहा है 25,000, लगा रहा है 2200, ठीक है। इधर ध्यान से सभी लोग। नाउ क्या नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है क्या? सर ऊपर वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, नीचे वाली सर्विस कंपनी है। क्या आप अपनी कंपनी, जो कंपनी आप एनालाइज कर रहे हो, क्या एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप उसके ऊपर ही अपना काम शुरू कर सकते हो कि उसकी पीयर कंपनीज में आप देखो कि कितना आपका FCF टू द परसेंटेज ऑफ टोटल केपेक्स आ रहा है, कि केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ CFO आ रहा है। क्लियर है जी ये चीज?
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो फ्री कैश फ्लो है ना भाई, वही रियल एसेट है आपका, वो आपकी नगद नारायण है। आपने सारे खर्चे कर लिए, धंधा चलाने का खर्चा भी कर लिया, इस साल भी धंधा चल गया, अगले साल भी धंधा चल गया, अब बता। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला वैल्यूएशन मेट्रिक का सेंट्रल कंसेप्ट बनता है, इट्स अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन मेट्रिक। ठीक है, तो हमें क्या चीज चेक करनी है कि एफसीएफएफ किसी कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कम हो रहा है या फ्लैट है। अगर किसी कारण से कोई शार्प डिक्लाइन आया है तो मैं उसके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई करूंगा। रीजन कहां से आइडेंटिफाई करूंगा सर, वो मैं कॉन कॉल में बताऊंगा आपको। अभी आप देखिए इसका फ्री कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा सर ये मेरे इसमें तो ये फ्री कैश फ्लो दिख नहीं रहा है, आपके स्क्रीनर में कैसे दिख रहा है? मेरे इसमें तो दिख नहीं रहा है। या आपके इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने है ना हमारा स्क्रीनर वाला वीडियो नहीं पढ़ा है। तो अगर आप वो स्क्रीनर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जब तक नहीं देखोगे ना, तब तक आपका गेम खराब रहेगा। आप ये चीज ध्यान से समझ लेना कि मैं स्क्रीनर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के, तो वो आप रेफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेशन कैसे हुआ है, हमने स्क्रीनर को और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया है। नाउ ठीक है, हमें और क्या क्या चेक करना है? हम कैप, जैसे मैंने बताया केपेक्स टू सीएफओ, अगर हाई केपेक्स है तो वो एफसीएफ को रिड्यूस करता है ना, क्योंकि आपने आज देखो सीएफओ माइनस केपेक्स इज इक्वल्स टू एफसीएफ। तो अगर केपेक्स ज्यादा है तो एफसीएफ कम हो जाएगा ना। लेकिन ज्यादा केपेक्स ये बताता है कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, वो फ्यूचर कैश फ्लोज तो आज कम हो रहे हैं, लेकिन आज मैंने बड़ा पैसा कैपेक्स में लगा दिया है, तो फ्यूचर में मेरी सेल इससे इंक्रीज हो सकती है, मेरा ग्रोथ इससे आ सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट टू केपेक्स देखो, कंपनी ने कितना ज्यादा पैसा केपेक्स में लगा रखा है, और उसी के कारण बिजनेस हैज ग्रोन ओवर दिस पीरियड। यहाँ पर आप केपेक्स के इन्वेस्टमेंट देखो 2013 से 2018 तक, और यहाँ पर जाके आप कंपनी का शेयर प्राइस देखो, आपको समझ में आएगा कि केपेक्स का क्या मैजिक होता है। ठीक है, एक एनालिस्ट को ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज भापना कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी बोरोइंग भी बढ़ रही है और आपके एफसीएफ भी धड़ाधड़ आए जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? क्या आप अपने एफसीएफ को, फ्री कैश फ्लो को, क्या प्रॉपरली यूज कर रहे हो अपनी बोरिंग लेवल को रिड्यूस करने के लिए? कारण क्या, अगर आप कैश जनरेट कर पा रहे हो देन व्हाई डू यू नीड बोरोइंग? है ना, कई बिजनेसेस आते हैं शार्क टैंक में, जिसमें शार्क पूछता है ना, आप टैंक में आई क्यों भाई, इतना बढ़िया कैश जनरेट हो रहा है, एवरीथिंग इज सो गुड, व्हाई यू हैव केम इन द शार्क टैंक। समझना। फिर क्या होता है, और अपन क्या, अगर कंपनी कोई बड़ी असेट सडनली बेच देती है, समझ रहे हो आप, बिग सेल ऑफ बाय द कंपनी, या कंपनी कंटिन्यूअसली असेट्स बेच रही है, दैट टू विद अ सब्सटैंशियली हाई अमाउंट, डजंट दिस मीन्स कि कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है? ऐसी मशीनें कौन बेचता है? चलती मशीन कोई कंपनी क्यों बेचेगी? ठीक है, और इन सब के अलावा ये हमें ये भी मदद करता है कि जो मेरा कैश फ्लो है, ठीक है, वो कितना कितना बच रहा है फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरे जो फ्री कैश फ्लो टू फर्म होता है, उसी से मेरा सीएफएफ और सीएफआई फंड होता है। मेरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से ही मेरे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फंड होती है। व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? मैंने लोन लिया, मैंने मेरे शेयर्स बेचे, ठीक है, लोन चुकाया, डिविडेंड दिया और शेयर्स खरीदे। क्लियर है? ये सब जो है, ऑल दीज आर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इशुएंस और पेमेंट ऑफ डेट वही सेम चीज है, आपने डेट का पेमेंट कर दिया तो वो आपने कैश का आउटफ्लो हो गया, अगर आपने नया लोन ले लिया तो कैश का इनफ्लो हो गया आपके पास। ठीक है, ये मैं आपको पूरी की पूरी स्लाइड्स भी दे दूंगा। ठीक है, आप इनको प्लीज स्टडी करो अच्छे से। ठीक है, स्टडी करो। कैश फ्लो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, स्पेशली दोज हु आर वेरी न्यू इन अकाउंटिंग, बट आप इसको अगर एक बार और देखोगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड, देखो डरना नहीं है, एनुअल रिपोर्ट ओपन करने से डरना नहीं बिल्कुल भी, हमने निकाली ना धड़ाधड़,
सब मिलता है स्क्रीनर पे। आप वो स्क्रीनर वाला वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, प्लीज। चलिए, बाकी आप मुझे बताइए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है, मुझे हौसला मिलता है, हमारी टीम को रादर बहुत इंकरेजमेंट मिलता है उस चीज़ से। दैट्स इट, इतना ही बोलना था आपसे आज के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।